आज की वीडियो में जो हम प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करेंगे जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस सीखा है। तो इस टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा। तो आइए हम जो है एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्या है, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है मिस्टर एक्स इज़ एन इंडियन एक्टर। मिस्टर एक्स जो है एक इंडियन एक्टर है जो कि यूएसए जो गए हैं 1 अप्रैल 2018 को एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए। अब क्योंकि वहाँ पर उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो उनको अपना जो है शूटिंग के बाद जस्ट वहाँ से वापस आना पड़ता है। तो वो 25 सितंबर को वापस इंडिया आते हैं एंड दोबारा से यूएसए जाते हैं 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 2018, और वापस फिर इंडिया आते हैं 15 फ़रवरी को 2019 में। तो हमसे वो पूछ रहा है कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है असेसमेंट ईयर 2019-20। तो अब अगर असेसमेंट ईयर 2019-20 है तो हमें 2018 का उनका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होगा। तो आइए हम लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर जो हमारा वो इसमें क्या है। तो एक बार मैं क्वेश्चन में दोबारा चेक कर लेता हूँ हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है। हमारा असेसमेंट ईयर इसमें दिया हुआ है 2019 एंड 2020। इसका मतलब है कि हमें 2018 और 2019 के लिए जो है प्रीवियस ईयर है जिसका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है मिस्टर एक्स का। तो सबसे इसका इजी तरीका है कि इसे आप ग्राफ के या फिर एक टाइमलाइन बनाकर समझें। तो हम टाइमलाइन बना लेते हैं इसके लिए। तो वो जो है इंडिया से बाहर कब गया था मिस्टर एक्स इंडिया से बाहर गया 1 अप्रैल 2018 को। जब वो बाहर जाएगा तो हम ऊपर की साइड एरो बनाएंगे और जब वो वापस आएगा तो नीचे की साइड एरो बनाएंगे। तो ये मैंने डेट के लिए लिखा है 1 अप्रैल 2018, जो कि आपका फिल्म के लिए गए हुए हैं मिस्टर एक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट डेट देख लेते हैं कि वो वापस कब आए थे। तो वो वापस जो इंडिया आए हैं वो हमारा 25 सितंबर 2018 डेट है उसकी। आप इस डायग्राम के तरीके से करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आप भी इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ऐसे ही डायग्राम बना लीजिएगा, टाइमलाइन। देन अब जो वो दोबारा यहाँ से गए थे वो डेट हम लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से 8 दिसंबर को जो है दोबारा यूएसए चले गए। अब फिर वो फैब में आए थे, एक बार डेट चेक कर लेते हैं। तो 15 फ़रवरी को जो है वापस आ गए। तो आइए हम चेक करते हैं कि वो इंडिया में लास्ट ईयर रहे कब तक थे। तो अप्रैल मंथ में, क्योंकि वो 1 तारीख को चले गए थे, इसमें वो डेट भी इंक्लूड करनी होती है जिस डेट को वो जा रहे हैं। अगर वो 1 तारीख को जा रहे हैं तो 1 अप्रैल के वो जो अगर जा रहे हैं तो एक दिन माना जाएगा उनका यहाँ पर कि वो इंडिया में थे। तो जिस दिन वो जा रहे हैं या फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं उस डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो फिर अप्रैल में जो हमारे वो 1 डेज़ के लिए हो जाएंगे, और अप्रैल से लेकर फिर वो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक बाहर है एंड 25 सितंबर को आया। तो हम सितंबर लिख लेते हैं। उसके बाद अक्टूबर वो यहीं थे, नवंबर में भी यहीं थे, दिसंबर के 8 को वो यहाँ से गए हैं। इसका मतलब जनवरी वो बाहर थे, फ़ैब में 15 को आए हैं। तो अब हम यहाँ पे फ़ैब लिख लेंगे। और मार्च का मंथ वो क्योंकि यहाँ पर ही रहे हैं, यहाँ से कोई जानने की डेट नहीं बताई है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि वो यहाँ पर इंडिया में ही रुक गए उसके बाद। तो अब जो है यहाँ पर हम फ़ैब के बाद मार्च लिखेंगे जो कि पूरी डेट है। अब इनके डेज़ लिख लेते हैं एक बार। अप्रैल में जैसे कि 1 डेज़ है, वो 1 तारीख को यहाँ से गए हैं तो फिर वो हम काउंट करते हैं। तो अप्रैल में बस 1 डे के लिए हो गया। उसके बाद वो मई, जून, जुलाई, अगस्त तो बाहर ही थे। फिर सितंबर में 25 को आए हैं। तो सितंबर जो होता है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 डेज़ का होता है। तो 30 में से हम अगर 25 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 5 डेज़ आ रहा है। बट क्योंकि जिस दिन वो यहाँ से गए हैं हमें वो डेज़ भी काउंट करना है तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 डेज़ और, जो कि 25 है हमारा। तो हमारे पास ये हो गया सितंबर में 6 डेज़ के लिए।
क्योंकि जिस दिन वो जाते हैं या फिर यहाँ पर आते हैं वापस वो डेज़ भी काउंट किया जाता है। तो 26 डेज़ वो सितंबर में थे, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसी तरह से हम अक्टूबर में चेक कर लेंगे वो कितने डेज़ रहे यहाँ पर। तो अक्टूबर में कोई भी गए या फिर आए नहीं, इसलिए वो पूरे डेज़ रहे हैं। फिर नवंबर में वो पूरे रहे होंगे 30 डेज़। दिसंबर में वो 18 को गए हैं, तो 8 डेज़ बस हैं, 8 को गए हैं। एंड फरवरी में 14 डेज़ और मार्च में जो है वो पूरे 31 डेज़ के लिए रहे हैं। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ये टोटल डेज़ कितने हो गए, क्योंकि हमें 182 डेज़ चाहिए होते हैं मिनिमम या उससे ज़्यादा। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं हम टोटल करके कि हमारे ये कितने डेज़ आ रहे हैं टोटल। सो ये हमारे पास 121 डेज़ आ गया। तो जैसा कि हम जानते हैं दो बेसिक कंडीशन होती है आपको अगर रेजिडेंट कहलाना है इंडिया में, या तो आप 182 डेज़ इंडिया में हो या उससे ज़्यादा, या सेकंड कंडीशन है 60 डेज़ प्लस पिछले 4 साल के अंदर 365 डेज़ अगर आप जो है इंडिया में रहते हैं 365 दिन, तब जो है आप एक रेजिडेंट कहलाते हैं। तो इस कंडीशन में हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 365 डेज़ होता है हमारा, 182 डेज़ हमें चाहिए होते हैं, बट ये सिर्फ 121 डेज़ था लास्ट ईयर। तो ये जो है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट इन दोनों में से कोई एक भी अगर करता है तो वो रेजिडेंट होगा। तो सेकंड कंडीशन 60 डेज़ के लिए होती है, और 365 डेज़ जो है लास्ट 4 साल के अंदर देखा जाता है। तो क्योंकि ये 60 डेज़ से ज़्यादा है 128 डेज़, तो ये रेजिडेंट होगा। और 365 डेज़ से ये पिछले 4 साल में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 1 अप्रैल को ये यहाँ इंडिया से जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल को अगर ये यहाँ से गया है और उससे पहले ये यहीं इंडिया में था, तो पिछले जितने भी 1 साल में 365 डेज़ होते हैं तो वो इंडिया में ही था। तो पिछले 4 साल में तो 365 इंटू 4, और हमें बस 365 डेज़ ही चाहिए होता है पिछले 4 साल में, जो कि इसका 1 ईयर में ही कंप्लीट हो रहा है। तो वो जो था 1 अप्रैल से पहले इंडिया में ही था, इस वजह से जो है ये सेटिस्फाई करता है हमारा सेकंड कंडीशन को। और इसको सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। अब हम इसमें देखेंगे दूसरी कंडीशन कि ये रेजिडेंट तो है, अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो सेकंड कंडीशन हमारी होती थी कि पिछले प्रीवियस ईयर में जो है वो 2 बार पिछले 10 साल में रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। मतलब जो है पहली हमारी कंडीशन जो होती थी 182 डेज़ या 60 डेज़ वाली, वो ये 2 बार सेटिस्फाई करना चाहिए पिछले 10 साल के अंदर। अब अगर वो गया ही 1 अप्रैल को था यहाँ से इंडिया से, तो उससे पहले तो वो पिछले 10 साल हो या फिर 15 साल वो स्टार्टिंग से यहीं इंडिया में था, तो वो सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि 182 डेज़ से वो हर ईयर में ज़्यादा रह रहा है इंडिया में। तो वो जो है फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन जो थी हमारी वो है पिछले 7 साल के अंदर 730 डेज़ जो है उसे इंडिया में प्रेजेंट होना होगा या उससे ज़्यादा। तो इसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि वो 1 अप्रैल को यहाँ इंडिया से गया है, और एक ईयर में हम जानते हैं 365 डेज़ होते हैं। तो पिछले 7 साल के अंदर अगर हम देखें तो 365 इंटू 7 हो जाएंगे, लेकिन हमें बस यही चेक करना है कि ये 730 डेज़ या उससे ज़्यादा है या नहीं। तो ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, क्योंकि वो 1 अप्रैल से पहले इंडिया में ही था, और एक ईयर में हमारे पास 365 डेज़ होते हैं, और 7 ईयर का हमें चेक करना है। तो 365 डेज़ को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 730 डेज़ से ज़्यादा ही हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर वो बेसिक कंडीशन जो है उनमें से कोई एक, मतलब कि 182 डेज़ या 60 प्लस 365 डेज़ अगर वो सेटिस्फाई करता है तब वो एक रेजिडेंट कहलाता है, और सेकंड कंडीशन जो अगर दोनों सेटिस्फाई करता है तो वो एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। तो इसको जो हमें क्वेश्चन करने के बाद हमें थ्योरी में लिख देना होता है
कि वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन या नहीं कर रहा है। जैसे इस केस में था वो सेटिस्फाई कर रहा था बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन जो कि 60 + 365 डेज़ वाली थी, और सेकंड कंडीशन जो कि पिछले 10 साल के अंदर 2 बार रेजिडेंट होना है और 730 डेज़ पिछले 7 साल में उसे यहाँ पर प्रेजेंट होना है। तो वो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। फर्स्ट केस में 60 + 365 डेज़ एंड सेकेंड में बोथ कंडीशन। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं, इज सेटिस्फाइंग 60 + 365 डेज़ in 4 years. So he is the resident in India and he satisfies both the additional conditions. So he is also resident and ordinary resident in India. तो इसी टाइप के जो सारे क्वेश्चन होंगे और इजी है, आप इसे टाइमलाइन ग्राफ के साथ कीजिएगा जैसे मैंने इसमें बताया है, और आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने एक आपको करवा दिया। और एक जो हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ा था अपना लास्ट टॉपिक, एक क्वेश्चन हम उसके बेस पे भी करेंगे क्योंकि उसमें इनकम देखी जाती है कि कौन सी इनकम टैक्स